अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल ऑफर इंडिया द अल्टीमेट मिसाइल। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा होगा बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मोस से भी तेज। क्या है गोल्डन होराइजन मिसाइल जो इजराइल ऑफर कर रहा है भारत को? इस पे आप देख पाओगे कई हेडलाइंस पब्लिश हुई है कि ये ब्रह्मोस से भी तेज है और इंडिया आज के समय इवेल्युएट कर रहा है कि क्या हमको गोल्डन होराइजन मिसाइल परचेज करना चाहिए या नहीं। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा मिसाइल है गोल्डन होराइजन मिसाइल, आपको याद होगा साल 2025 में न्यूज आई थी कि इजराइल ने एक मिसाइल से हिट किया है कतर की कैपिटल दोहा को। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था। बाद में एक बार को नेतन्याहू को आप कह लीजिए थोड़ा बहुत पब्लिक डिस्प्ले दिखाने के लिए ऑफिशियली कतर से माफी भी मांगनी पड़ी, बट दुनिया इस बात को लेकर काफी शॉक थी कि कतर एक ऐसा देश जहां पे इन लोगों का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को बिल्कुल बाईपास करके एक मिसाइल आता है इजराइल का और सीधा हमास के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और बाद में कतर के डिफेंस ऑफिसर्स ने खुद ये बात एडमिट करी कि हमें पता ही नहीं लगा कि ये मिसाइल कब आया, कितने प्रिसिशन से उसी बिल्डिंग पे अटैक किया जहां पर हमास के लीडर्स मौजूद थे। और बाद में इजराइल ने ये बात एडमिट करी कि ये मिसाइल ऐसा मत समझना कि हम सीधा कतर में जाकर मार के आए हैं। लोग इनिशियली मान के ये चल रहे थे कि इजराइल, आप यहाँ पे देखोगे इजराइल यहाँ पे है, कतर ऑल द वे यहाँ पे है, पूरा रास्ते में जॉर्डन सऊदी अरेबिया आपको पार करना होता है। लोगों ने इनिशियली समझा कि जॉर्डन सऊदी अरेबिया पार करके कतर के पास बहरीन के आसपास इजराइल के प्लेन्स रुके और यहां से अटैक किया, बट नहीं, इजराइल ने दुनिया को चौंका दिया ये बोलकर कि हमारा अटैक तो हुआ था रेड सी से। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडी, इसको कहा जाता है रेड सी। आप इमेजिन करके देखिए, यहां से इजराइल मिसाइल लॉन्च करता है और सीधा प्रिसिशन से पूरे सऊदी अरेबिया को पार करके कतर की राजधानी को हिट करता है ये मिसाइल। नाउ ये जो मिसाइल है इसके बारे में काफी फिर जांच पड़ताल हुई, काफी रिसर्च हुई कि ये कौन सा मिसाइल है और इवेंचुअली पता लगा कि ये इजराइल का अत्याधुनिक गोल्डन होराइजन मिसाइल है। गोल्डन होराइजन मिसाइल इजराइल ने स्पेसिफिकली बनाया है मिलिट्री टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। कोई एनिमी देश है, उनका मान लीजिए कोई जनरल है वो छुपा हुआ है, कोई लीडर है, कोई प्रेसिडेंट है छुपा हुआ है, उसको मारने के लिए स्पेसिफिकली ये मिसाइल तैयार किया गया है। ये एक ALBM है। ALBM का मतलब होता है एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के पास ऐसा कोई भी मिसाइल अभी तक नहीं है। हो सकता है कि आप यहां पर सोचे कि हमें गोल्डन होराइजन या जो भी होराइजन है इजरायली मिसाइल लेने की क्या आवश्यकता, हमारे खुद के मिसाइल्स, हमारे पास अस्त्र मिसाइल है, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस को आप गोल्डन होराइजन से कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस देखिए किस तरीके से अटैक करेगा, मैं आपको जो डिफरेंस है ये बता देता हूं। ये आपके सामने ट्रेजेक्ट्री है कि किस तरीके से इजराइल ने रेड सी से अटैक किया था कतर को। आप देखोगे ये मिसाइल पहले आसमान में जाता है और फिर उसके बाद नीचे अटैक करता है एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। जो हमारे वेरियस और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अग्नि जो सीरीज के मिसाइल्स हैं, वो इसी तरीके से अटैक करते हैं। और नीचे आते टाइम बिल्कुल आप देखोगे जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी स्पीड माक 3, 4, 5 के भी आगे पहुंच जाती है। जबकि आप अगर एक क्रूज मिसाइल देखो तो वो इतनी ऊंची ट्रैजेक्टरी नहीं पकड़ेगा, वो ग्राउंड में ही काफी हद तक सीधा डायरेक्टली अटैक करेगा। तो भारत के पास ब्रह्मोस जैसा क्रूज मिसाइल तो है, मगर हमारे पास एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। कल को मान लीजिए हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध जल्दी खत्म करना है, हमें इमीडिएटली पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को डिस्ट्रॉय करना है, आसिम मुनीर को खत्म करना है, वेरियस और जो जनरल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है ये एलिमिनेट हो पाए। उसके लिए इस टाइप का मिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्डन होराइजन में देखिए खास एक इन्होंने एलिमेंट ये ऐड किया है कि ये एक टाइप का बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल है। अगर मान लीजिए दुश्मन थोड़ा सा धरती के नीचे भी बैठा है बंकर के, वहां पर भी ये मिसाइल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करके आ सकता है। और इसलिए आप देखोगे कि भारत में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि गोल्डन होराइजन ये एक ऐसा मिसाइल है जो भारत की एयर पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ओपन सोर्स असेसमेंट्स ये सजेस्ट करती है कि गोल्डन होराइजन मे बी लिंक्ड टू इजराइल्स स्पैरो मिसाइल फैमिली। देखिए इजराइल के कुछ मिसाइल्स हैं, स्पैरो 1, 2, 3, 4। बताया जाता है गोल्डन होराइजन
उसी फैमिली का एक वेरिएंट है, बस इसमें ज्यादा अत्याधुनिक फीचर्स हैं। अगर हम बात करें इस मिसाइल के रेंज की तो ये 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास की है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे ब्रह्मोस की रेंज से तो ब्रह्मोस की रेंज अभी भी 800-900 किलोमीटर के आसपास है एट मैक्स। और आने वाले समय में अगर मान लीजिए इजराइल ईरान पे बड़ा अटैक करता है तो उस केस में इस मिसाइल का होने वाला है क्रिटिकल रोल, क्योंकि ये मिसाइल सहूलियत देता है कि बिना एनिमी के एयर स्पेस में जाए आप दूर से ही अटैक कर सकते हैं और एनिमी के इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग्स आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सिंस ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान से सीधा गिरता है धरती पर रादर देन अ क्रूज मिसाइल, तो इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। भारत मोस्ट प्रोबेबली जब ये मिसाइल परचेज करेगा तो अपने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में इसको ऐड किया जाएगा और उसके बाद भारत के पास एक ऐसी ऑप्शन आ जाएगी दैट विल 100% एलिमिनेट एनिमी लीडरशिप। ये मिसाइल देखिए ऐसा नहीं है कि दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है या फिर कुछ इसका आप मिलिट्री के अगेंस्ट यूज करोगे। स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है गोल्डन होराइजन। ये मिसाइल बना है फॉर हार्डन्ड एंड डीपली बरीड स्ट्रक्चर्स सच एज अंडरग्राउंड कमांड बंकर्स। कोई अंडरग्राउंड कमांड बंकर हो गया आपका, रीइंफोर्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज आपकी हो गई, उसको बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इन सेकेंड्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिंस दुनिया में बहुत कम देश है जिनके पास एक ALBM है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, एक इजराइल है, रशिया है, चाइना है, यूएस के पास भी मोस्ट प्रोबेबली खुद का एक सीक्रेटिव एक प्रोजेक्ट होगा, भारत के पास ऐसा मिसाइल अभी है नहीं, तो क्या इजराइल जेन्युइनली ये मिसाइल इंडिया को सेल कर सकता है? देखिए इजराइल ने ये दिखाया है कि सेंसिटिव वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में ये भारत को ट्रस्ट करते हैं और भारत को ये अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बेचने में भी काफी हद तक रेडी रहते हैं। इवन टेक्नोलॉजी शेयरिंग के मामले में भी आप अगर देखोगे USA के बाद इंडिया को सबसे ज्यादा इजराइल ट्रस्ट करता है। और इस ट्रस्ट को ऑफिशियल बनाने के लिए आप देखोगे जब PM मोदी इजराइल जाएंगे ना तो इंडिया और इजराइल अपना डिफेंस पैक्ट इसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करके यहाँ पर यह बात भी ऐड कर दी जाएगी कि जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं जो इजराइल लंबे समय से बनाता आ रहा है और दुनिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ये देते नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मिसाइल हैं ये इंडिया को बेचने के लिए इजराइल रेडी होगा। और यहाँ पर कुछ मिसाइल्स तो ऐसे होंगे जो इजराइल ने भारत के अलावा किसी भी और देश को नहीं बेचे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि द न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड डेवलपमेंट्स इन द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एडवांस्ड लेजर सिस्टम्स। इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इजराइल का जो लेजर सिस्टम है वो भी इंडिया परचेज करेगा। उसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल जो मैंने आपको बताया, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, और फाइनली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, ये हम इजराइल से हो सकता है कि परचेज करें या फिर एक डिसाइड किया जाए एग्रीमेंट में कि ये सब डिफेंस आइटम्स इजराइल भारत में बिल्ड करेगा। और इजराइल अपनी तरफ से ये भी काफी पुश करेगा कि भारत हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को ज्वाइन कर ले। ये जो वर्ड्स हैं ये रिसेंटली नेतन्याहू ने यूज किए थे इजराइल की फ्यूचर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में बात करते हुए। इन्होंने ये कहा था कि ये ग्रीस, साइप्रस, कुछ फ्रेंडली अरब कंट्रीज और इंडिया के साथ मिलकर ये बनाएंगे हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। नाउ इंडिया इसको अगर ऑफिशियली ज्वाइन करता है तो ये मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। अभी के लिए इंडिया, इजराइल, UAE और USA का एक ग्रुप है I2U2 जो ज्यादा एक्टिव रहा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, बट आने वाले समय में हमको देखना होगा कि PM मोदी इजराइल में क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं। ये हिस्टोरिक हो सकती है रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इवन लेजर वेपन्स। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाली आने वाले समय में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। एक ट्रीटी है बहुत ही फेमस ओटावा कन्वेंशन के नाम से, ये है माइन बैन ट्रीटी। आपने देखा होगा जमीन पर जो माइन बिछाते हैं उसको बैन कर देती है ये ट्रीटी। हाल ही में एक देश ने अनाउंस किया है कि ये लोग इस ट्रीटी से बाहर निकल जाएंगे और अपने देश के आसपास माइन बिछाएंगे ताकि अपने देश की रक्षा कर सके, बॉर्डर्स की रक्षा कर सके। बताइए ओटावा कन्वेंशन को हाल ही में किस देश ने छोड़ा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, पोलैंड, फ्रांस या फिर UK। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। PD सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और PD सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला और मैं बहुत थैंकफुल हूँ PD सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे,
2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है। व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड, घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कैरियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय कैरियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। कैरियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद कैरियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। चलें जी, वीडियो ख़त्म होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे जो है ना, ये मिसाइल वाकई बहुत ख़तरनाक है कि जो अपने पिन पॉइंट टारगेट के हिसाब से जिसको अगर अटैक करना है, किसी भी टारगेट को, बिल्डिंग में हो, बंकर में हो, तो ये वाकई बहुत ख़तरनाक मिसाइल है। इसमें भाई कोई दो नहीं, जब जिक्र पाकिस्तान का आया कि कल को अगर पाकिस्तान पर इंडिया अटैक करता है, तो आप दोनों हंस रहे थे। हंसी इसलिए आ रही कि भाई कतर और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। अच्छा जी, अच्छा मेरा एक सवाल है। कतर ने तो भाई आगे भाई रुकना कतर ने आगे से कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तो भाई था पहलेगा भी। अच्छा हाँ जी। नहीं तो जब बरमोस आया था उस समय भी मजाक तो तू ही उड़ाता हमने था। चेक किया था, वो बरमोस जो था कि वो पकड़ तो उसको भी नहीं सकते उस वक्त भाई, इसकी स्पीड तो उससे कई गुना ज्यादा है। चलो मार लेंगे, एक दफा मार लेंगे, फिर किधर जाना है। अच्छा, इस बात पर आप हाँ। हंस रहे थे। मेरा आप लोगों से ये और सवाल भाई है, इंडिया में इतना गुर्दा ही नहीं है कि भाई आर्मी को इस तरह जो है टारगेट कर सके। तो बड़े हमारे जो लीडर है ना, टॉप हो गए, चाहे आसिम मुनीर हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, इंडिया में कह रहे थे कि वो सीधा सीधा आसिफ मुनीर को वो टारगेट कहने की बात है, कहते रहे, लेकिन इंडिया इस तरह की statement नहीं है। मैं कहता सारी जिंदगी नहीं कर सकता। इंडिया भाई जैसा भी जिम्मेदार कंट्री है। अच्छा लंबी वार में इंडिया कभी नहीं फंसता। कतर- इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है तो वो भी भाई साहब जो है वो बिल्कुल जो टारगेट करता है वो सोच समझ के करता है। कुछ एरिया खास ये तो जंग लंबी छिड़ गई इसलिए एयर बेस पे अटैक किया, वरना उसने जो अटैक किए थे वो जो मेन टारगेट थे ताकि दुनिया को भी दिखा सके, ये भी चीज है। कतर के वहाँ पे जो हमास की वो कतर को तो bases तुम पे- इसमें यार mention मेरा नहीं सवाल करना ये भाई। है कि कतर के बेस पे उसने हमला किया था, मतलब इतना मिसाइल उनका एयर बेस में गया, ऊपर तक गया। कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली क्या? फिर वो डिफेंस सिस्टम निकाला हो गया वो वहाँ पे? अमेरिका को सारा पता था, उसने मैं होने ये दिया। पूछने कतर है किसका? सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, वहाँ पे डिफेंस सिस्टम किनका है? नहीं अमेरिका नहीं का ही नहीं है। उसके अलावा ये अगर है चाहे तो कि रोक सकते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो चाहते तो रोक भी सकते थे शायद। जब मतलब अच्छा एक बात मैं ये कर रहा हूँ, शायद रोक सकते, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 3 माह के करीब जो अगर चली 3 जाती 4 तक भी चली जाती हाँ, है।
तो ये जाता है एक दफा ऊपर जाता, फिर ऊपर से जब नीचे आता है ना, टारगेट करता है। तो हाई स्पीड हो उसकी जाती है। स्पीड जो है ना जैसे जैसे नीचे जाता है बढ़ती जाती है। मतलब ये एक ना उनकी जो डिफेंस है उसमें एक धांसू, ये अगर हम इंडिया खरीदे तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। लेकिन इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है, खरीद लें वो एक अलग बात है। नहीं, पाकिस्तान के लिए कुछ इंडिया कुछ को जो इसकी है ना जरूरत नहीं कुछ है। ले लेना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो फिर बेहतर हाँ, है। उस मुद्दे में क्योंकि भाई इंडिया का टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ही ना देखो, चाइना भी है। नहीं, टेक्नोलॉजी अगर शेयर होती है तो उस मामले में फिर खरीद लेना क्यों? वो बेहतर होगा। क्या आपको क्या लगता है आने वाले चंद सालों में या दिनों में चाइना और इंडिया को एक साथ युद्ध में देख रहे हो? नहीं, युद्ध नहीं है। कि अपनी सॉवरेंटी और भाई सेफ्टी पता के क्या, लिए, सेफ्टी के लिए ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गए, ये पाकिस्तान और इंडिया की तो चलो छोटी मोटी झड़प देखी जा सकती है, लेकिन इंडिया की और चाइना की नहीं, नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा वो नहीं होता। होगी। तो पाकिस्तान के साथ भी लॉन्ग टर्म इंडिया नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, बस एक दो दिन वाली होगी झड़प छोटी मोटी। ये है कि भाई अगर टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है तो फिर अच्छी चीज है। मैं क्या इंडिया के लिए अच्छा स्टेप होगा। उनकी चीजें खरीदने में इनका भला ही है। हाँ, ये चीज है। क्योंकि फायदा टेक्नोलॉजी के मैदान इंडिया में को भाई अगर फायदा जाना है, तो। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भाई आपके जो मजे की बात तो ये है कि भाई आप दूर से दूसरे की टेरिटरी में जाने की जरूरत भी नहीं है कि दूर से अपना टारगेट जो है भाई एक्यूरेट तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है ना, वैसे अगर इंडिया के पास हो तो भाई खतरा तो बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कि भाई जिस तरह सर कह रहे थे कि भाई हम जो आसम मुनीर को मार देंगे, प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हो जाएगा, ये इस तरह तो नामुमकिन सी बात है। इंडिया इस तरह नहीं करेगा, ऐसे ही। कभी भी नहीं करेगा। चलें जी, सही है। बाकी अगर इंडिया ले लेता तो भाई इंडिया की डिफेंस में और ज़्यादा मजबूती आ जानी, इसमें भाई कोई दो राय नहीं। और मज़े की बात तो ये कि भाई आप जो है आपको अपने फाइटर जेट भी नहीं गंवाने पड़ेंगे, आप अपने एरिया में खड़े होके जो है ना टारगेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ आ तो भाई पाकिस्तान तो भाई उसी वक्त गिरा लेता आपके जहाज। तो ठीक है भाई, अपने जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।